हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक सियासी मौजू है और दूसरा गैर सियासी मौजू। सियासी मौजू में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर इत्तलात और इमरान खान के साबिक़ मोतमंदे ख़ास जनाब फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेशी और माफ़ी क्यों मांगी गई, पस मंज़र क्या है, एक इस पे बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे एक ऐसे सरकारी मुलाजम, एक ऐसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के एक ऐसे मुलाजम के बारे में जो गुज़िश्ता कमोबेश 15 साल से एक ही तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है। ये ऐसा क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तनख्वाहों के हवाले से मुलाजमीन को कम तनख्वाहें जो पेश होती हैं उसका पस मंज़र या इससे रिलेटेड वाक़यात क्या हैं। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आज फवाद चौधरी साहब देखे गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में बाहर निकले। मैं तो को फॉलो नहीं कर पाया, आप बताएं वो क्या कहानी क्या थी, फवाद चौधरी साहब क्यों गए? अब तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी नहीं है। असल में जब वो मेंबर थे ना तो उस टाइम की भुगत रहे हैं वो और यानी कि उस टाइम जो है चूँकि इनकी ज़ुबान काफ़ी दराज थी और हर बंदा इनकी ज़ुबान से उसकी शर से पनाह चाह रहा था, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये भी इनका टारगेट थे। और अगर आपको याद हो कि तौहीने इलेक्शन कमीशन का नोटिस यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी है। तो ये मुख्तलिफ़ टाइमों पे असद उमर भी थे, जो फवाद चौधरी भी और इमरान खान, इनको कभी ये हाई कोर्ट में चले जाते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम दे देती थी। अब ज़रा वैसे एजाज़ एक ही है कि जब अदालत की अपनी तौहीन होती है ना फिर कोई टाइम नहीं मिलता। अगर किसी और की तौहीन हो जाए ना तो बहुत सारे उज़र मौजूद हैं जी कि इनको लेट किया जाए या तो खैर ये है कि अब जो है ज़रा सूरत हाल बदल रही है तो अब वो टाइम वो पहले वाले नहीं मिल रहे। तो खैर वो आज पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि मैं जो है ना अपने आप को आपके रहम करम पे छोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि तुमने जो है असल में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने काफ़ी थ्रेट्स वगैरह देते रहे, उनकी फैमिली के हवाले से भी लोगों को भी प्रोवोक करते रहे। अच्छा, ये जो आज की जो कार्रवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद समाअत कर रहे थे? हाँ। अच्छा, और अकेले थे या कोई और बंदे भी थे, उनके मेंबर्स भी थे साथ? मेरे ख्याल यानी कि मेंबर थे, यानी कि मेंबर्स के अकेले आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन ये है कि जो रिमार्क्स ज़्यादा आए हैं ना वो इन्हीं के आए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ना। तो उन्होंने इसने कहा जी कि मैं तो जो है ना वो जो मैं धमकियाँ देता था या जो गालियाँ देता था वो तो मैं चूँकि पार्टी का तर्जुमान था मैं पार्टी का तर्जुमान था, वो जो कहते थे मैं कर देता था। तो उस पर आगे फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर इमरान खान कल आपको कहे कि जाके बंदे मार के आओ तो आप बंदे मार दोगे? कहता है नहीं नहीं वो मैं नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है आपने मेरी फैमिली को मीडिया ट्रायल किया, यानी कि चीफ साहब जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी जो वाइफ हैं वो कस्टम की सीनियर ऑफिसर हैं। तो एक कोई रूटीन की इधर उधर ट्रांसफ़र हुई तो इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज कर दिया जी कि बहुत अहम जैसे उहदा को मिल गया है। तो ये उन्होंने कहा कि आपने स्कैंडलाइज किया। और मुझे वैसे इजाज़ पता है ज़ाती तौर पे भी चीफ साहब जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके कोई बच्चे हैं वो कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, तो उधर ये पीटीआई के जो लीडर थे उनके बच्चे उनकी बुलिंग करते थे। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, यानी कि बड़ा उन्होंने सफ़र किया है, यानी कि इन लोगों की फैमिलीज़ ने बड़ा सफ़र किया है, बड़ा एक अजीब से एक ट्रॉमा से वो गुजरे हैं। और ये इनको कोई कत्ल की धमकियाँ भी आती थी, यानी कि इनको कोई लेटर वगैरह आते रहते थे, बड़ा अजीब मामला था। इनकी सिक्योरिटी भी इन्होंने मांगी थी वजारत दाखिला से। लेकिन ये है कि वो आमतौर पे इस पे बात इसलिए नहीं करते थे कि ज़्यादा एक फैमिली में भी परेशानी होती है बाज़, क्योंकि अब ये एक माजी का हिस्सा है तो मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा जिक्र कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे एक सोसाइटी में एक बड़ा एक वल्नरेबल किया, मेरी फैमिली को थ्रेट्स आई, आप लोगों को उकसाते रहे कि इनके घर पर जाकर हमला किया जाए, तो इस तरह के मामला। तो इसने कहा जी कि जो भी जिम्मे जान दे ना मैंने माफ़ी कर दे, माफ़ी दे दे। अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपको 2-3 बातें और ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसको ज़रा मैं अच्छा बात खत्म। तो उसमें उन्होंने फिर कहा कि आप अपनी माफ़ी, तहरीरी माफ़ी जमा कराएं, फिर हम इस पर गौर करेंगे। अच्छा, आप क्या अब बात आपकी ख़त्म हो गई। फवाद ने जो पार्टी के लिए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, साबिक़ पार्टी के लिए और इमरान खान की खुशनुदी के लिए बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया है। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। लेकिन चीमा साहब, नाराज़गी की जो इंतहा क्या है,
यानी कि इमरान खान साहब की कुर्बत में आने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए इंतहा क्या है कि फवाद ने अपने कज़न फ़रख अल्ताफ़ उनको भी नाराज़ किया। अच्छा। और ये एक फैमिली है और ये बड़े अफसोसनाक, वो इनके फैमिली हेड हैं एक जी तरह जी से। जी जी हाँ। वो और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े वज़ादार और सुलझे हुए, और ज़ुबान भी फवाद से उनकी इंतहाई मुख्तलिफ है, लगते नहीं है कज़न जी जी जी। अच्छा, अब मामला ये है कि वो जो फ़रख अल्ताफ़ हैं उनका बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। जो चौधरी अल्ताफ़ थे ना, गवर्नर पंजाब थे, ये उनके बेटे हैं। जब गवर्नर पंजाब बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, और जब चौधरी अल्ताफ़ फौत हुए तो उनकी वफ़ात के बाद, वो गवर्नर ही वफ़ात हुए थे, इनको सूबाई काबीना में वज़ीर लिया गया था। फिर बाद में मुशर्रफ का जब दौर आया तो ये ज़िला नाज़म बन गए और ज़िला नाज़म ज़्यादा टाइम गुजारा, और अभी इन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़े थे और नेशनल असम्बली के मेंबर बने। अहम बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो इलेक्शन लड़ा जेलम से पहली दफ़ा, वो गालबन 2013 में इलेक्शन लड़ा। उससे पहले एक वो इलेक्शन हारे भी थे, सर एक ज़िमनी इलेक्शन था वो लड़ा, और फिर एक 2013 का इलेक्शन लड़ा। दोनों जो इलेक्शन लड़वाए वो फ़रख अल्ताफ़ ने इनको इलेक्शन लड़ाए। 2018 का जो इलेक्शन लड़ा वो भी फ़रख अल्ताफ़ ने इनको इलेक्शन लड़ाया। 2018 का इलेक्शन ये जीत गए फवाद चौधरी, और उसमें जो मरकज़ी किरदार था वो फ़रख अल्ताफ़ का इसलिए था कि वो ज़िला नाज़म था, उसे इलाके में बरादरियों का जो धड़ों का, जैसे इलेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो फ़रख अल्ताफ़ जो थे उनको पता था, उन्होंने इनकी हेल्प की, ये MNA बन गए। और जब ये MNA बन गए और उसके बाद ये इमरान खान साहब के करीब भी थे, ये वज़ीर भी बन गए, तो उन्होंने अपने कज़न को जो फ़रख अल्ताफ़ है उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओरिजिनली जो चौधरी फ़रख है वो जेलम से है, जो ये फवाद है ये इनका ताल्लुक ओरिजिनली जेलम से नहीं है, ये साहिवाल से। तो इनको अपने इलाके में अपना हल्का भी दिया, इलेक्शन भी लड़वाया। फिर जब ये वज़ीर बने तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इन्होंने बतौर वज़ीर अपने कज़न को इग्नोर करना शुरू किया, जो कि एक्चुअली मसल था इनका, और ये अगर इकट्ठे मिलके चलते तो बड़ी अच्छी बात भी होती। और आपको पता है कि चौधरी शहबाज भी इनके एक अजीज़ हैं, हाँ, चचा है, वो बड़े हैं, इन दोनों से बड़े हैं। तो हुआ ये कि जब चौधरी फ़रख ने फ़ैसला किया कि वो इमरान खान का साथ नहीं देंगे, जो डिफेक्ट किए थे PTI के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस के दौरान, उनमें एक जो है वो फ़रख अल्ताफ़ भी थे, और ये उनका पॉलिटिकल फ़ैसला था। तो फ़रख अल्ताफ़ ने जब फ़ैसला किया कि वो इमरान खान का साथ नहीं देंगे, तो इमरान खान साहब की खुशनुदी के लिए इन्होंने अपने कज़न के बारे में एक बड़ी काबिल एतराज़ ट्वीट भी की और कुछ गुफ्तगू भी इन्होंने काबिल एतराज़ की। और मामला यहाँ पे नहीं रुका, इन्होंने जो फ़रख अल्ताफ़ हैं उनके घर के बाहर एक एहतजाज भी करवाया। अच्छा। और बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की गई उनके बारे में, और ज़ाहिर है वो जिस बंदे ने आपके ऊपर एहसान किया और आप उसको इस तरह रिटर्न करें तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, और यकीनी तौर पे वो फ़रख अल्ताफ़ जो है वो बड़ी तकलीफ़ से गुजरे होंगे। और अब वक्त कैसा बदला है कि इमरान खान को छोड़ने वालों में फवाद चौधरी भी शामिल हैं, और तकलीफ़ होती है जब भी कोई किसी की भी फैमिली टूटे तो ये तकलीफ़ दे बात है। आपने देखें बात होती रही कि चौधरी गुजरात के हैं, उनकी फैमिली भी टूटी और उसकी वजह भी खान साहब थे। ये फैमिली है, ये भी टूटी, उनकी वजह भी खान साहब ही है। मेरी इत्तफाक से मुलाकात चौधरी शहबाज से हुई यहाँ पर इस्लामाबाद में 10 जुलाई को। अच्छा। जब इमरान खान साहब को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, और मैंने इस बात पे उनसे पर्सनली भी इस बात पे अफसोस का इजहार किया कि ये जो फैमिली टूटी है, आप बड़े हैं तो यू शुड ब्रिंग ब्रिज का एक रोल प्ले करें। और जब फैमिलियाँ टूटती है ना चीमा साहब, और पर्टिकुलरली आम फैमिली भी हो या पॉलिटिकल फैमिली भी, तो दोनों तरफ, यानी कि आप फ़रख के पास जाके लोग फवाद की मुखालफत कर रहे होंगे और फवाद के पास जाकर लोग फ़रख की मुखालफत कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है। तो अभी आई होप कि ये शायद तो क्या उन्होंने चौधरी शहबाज ने क्या कहा फिर? चौधरी शहबाज करीब हैं फवाद के, लेकिन चौधरी शहबाज की जो पॉजिटिव बात मुझे लगी कि उन्होंने फ़रख जो चौधरी फ़रख हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं की, बल्कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बाज़ लोगों ने
शहबाज चौधरी शहबाज के सामने फ़र्क के ख़िलाफ़ कोई बातें करने की कोशिश की थी, जिसे शट अप कॉल दी थी शहबाज ने। तो आई बिलीव वो बड़े स्वीट से आदमी है, अजीज़म जी जी, बड़े बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं। तो आई बिलीव। अच्छा, वैसे एजाज, ये चौधरी शहबाज साहब से मुझे याद आया कि फवाद चौधरी पे पहले भी एक तौहीन लगी थी, यानी कि इनको कंटेम्प्ट के केस में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था। अच्छा एक मिनट, ये बात मैं आपसे ज़रूर सुनूंगा। एक और बात ऐड कर दूं कि इत्तफाक देखें कि चौधरी शुजात ने एक दफ़ा चौधरी शहबाज को फ़ोन किया कि भी आप आएँ तो मेरे घर का जो मामला है वो इख्तलाफ हो गए तो उसको रिजॉल्व करें। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक चौधरी शहबाज ने कहा कि यार आपके घर का मामले तो तब मैं आके सुलझाऊँ कि मेरे घर का मामला ठीक हो। तो ये जो इमरान खान फैक्टर है, इसने तो सारे घर ही ख़राब किए। तो अब मुझे वो बताएं कि वो जो चौधरी शहबाज साहब, अच्छा, तो चौधरी शहबाज साहब जो हैं इसको बड़ा प्रोटेक्ट करते रहे हैं, इसको फवाद चौधरी को। तो अक्टूबर 2021 की बात है, उस टाइम भी इन पर कोई तौहीन का एक इल्ज़ाम लगा था, कंटेम्प्ट का। इनको नोटिस गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उस टाइम इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कि ये अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने अपोजिशन से पैसे लिए हुए हैं। वही इल्ज़ाम जो जर्नलिस्ट जो है इन पर भी बहुत सारे लगा रहे होते हैं, ठीक है। और उसकी भी एक बैकग्राउंड ये थी, खान साहब, वो कहते हैं ना, खान साहब हमें कहते थे, जो कहते हैं हम बोल देते हैं। तो खान साहब जो हैं वो पहले सादिक संजरानी के ज़रिए भी, उन्होंने सादिक संजरानी को ही भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ सीक्रेट मीटिंग नहीं होनी, खुल के आएँ तो मिलने, ठीक है। तो इस चीज़ पे उनको इतराज़ था, और भी कोई 3-4 लोग भेजे, तो उनकी भी उन्होंने बात नहीं सुनी। तो लिहाजा वो गालियों का सिलसिला जो है ना शुरू हो गया, जो खान साहब एक स्ट्रेटजी के तौर पर करते हैं। तो खैर, इनको ये फवाद चौधरी और आज़म स्वाति, इन दोनों ने इल्ज़ाम लगाया ना, तो इनको बुला लिया। अब ये है कि जो बैकडोर चैनल चल रहा था ना, उसमें जो चौधरी शहबाज हैं वो एक और बंदे को लेके, कोई आयल का उनका बिजनेस है, तो उनको लेके तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए। वो कि इनके कोई रिलेटिव थे, कोई चीफ साहब की फैमिली के किसी और को, इनके कोई बांजे वगैरह की कोई अजीज़ थे, तो उनके घर गए। उन्होंने कहा जी कि जो है ना मेरा भतीजा है, इसको ना माफ़ कर दें, ठीक है। खैर, इन्होंने जो जब आए तो इन्होंने इसी तरह जो है रवायती माफ़ी मांगी, जिस तरह अभी मांग रहे हैं। उन्होंने इनको छोड़ दिया, और सो मच कि वो बाद में मिठाई लेकर भी आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर शुक्रिया अदा करने। और जो आज़म स्वाति ने पता क्या किया था? आज़म स्वाति उस टाइम रेलवे के मिनिस्टर थे, और इन्होंने जो उस टाइम रेलवे के चेयरमैन थे ना, वो उन्होंने कोई जो मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर है, इनके साथ ही काम किया हुआ है। तो वो उधर से तरले करा रहे थे कि यार उनको कहें कि हमें माफ़ कर दें। अच्छा, इन्होंने उनको भी छोड़ दिया। मैंने फवाद चौधरी को तो मैंने पूछा कि भाई आप उस टाइम मिन्नतें कर रहे थे, बल्कि जो चौधरी शहबाज हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जी वो आपके पास घर आने को तैयार है, आप जिधर के हैं वो आपके पाँव पकड़ने को तैयार है, उसको माफ़ कर दें, ठीक है। और आज़म स्वाति जो है, ये फवाद चौधरी ने तो मुझे जवाब नहीं दिया उस टाइम। आज़म स्वाति को मैंने पूछा जी कि आप जो है, आप भी सुना है कि आपने कोई रेलवे के जो उस टाइम सेक्रेटरी थे, तो उनके ज़रिए तरले कर रहे थे। वो कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं कि मुझे कौन सा कंटेम्प्ट का नोटिस आया था, यानी खबरें छपी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद ही नहीं कंटेम्प्ट का नोटिस। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है ये एक हिस्ट्री भी है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आप भी इनकी माफ़ियों को देख रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि इन्होंने मेरा माजी में जब इनको माफ़ किया था तो इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया था। अब देखें कि अब इस दफ़ा उनके साथ क्या होता है। इसमें लेसन भी है। हाँ। इसमें लेसन उमर ये है कि पब्लिकली जब आप लोगों के सामने, एक बड़े जत्थों के सामने अपने सियासी मफादात के लिए दूसरों की तजलील करते हैं और अपने अजीज़ो कारब को भी नहीं, तो कल कलाम ये बात आपके ऊपर आ सकती है। एजाज, ये मेरे ख्याल अगर ना भी आए ना, तो ये आपके कैरेक्टर लेस होने की लामत है कि आपका कोई किरदार नहीं है। आप जो है इन्हीं के किराए के कातिल हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई रखा हुआ है कि आप फलां पे भौंकना शुरू कर दें। ये तो वही बात हुई ना कि जी मुझे यानी कि पार्टी ने कह दिया तो जी मैं, अब वो कहे जो एजाज शाह को 4 गालियाँ दे दो, मैं जी एजाज उसका जानने वाला भी हो तो गालियाँ दे रहे, भाई क्यों गालियाँ दे रहे हो जी, मुझे पार्टी ने कहा। ये तो कोई बात नहीं। नहीं, आई टोटली एग्री। लेकिन एट द सेम टाइम फवाद में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो भी हैं पॉजिटिव है। नहीं उमर, बात ये है, अब जो हमने बात की है, देखें हमने किसी को विलन पेंट नहीं करना या हीरो ने, पूरा हमने पिक्चर दिखानी है किसी भी शख्सियत। फवाद की जो बात है ना, ठीक है, नहीं मैं ये फवाद की पॉजिटिव बात पता है क्या है? एक तो ये कि उसके पास बहुत एनर्जी है, आइडियाज़ बड़े हैं। जब भी उसे कोई भी वजारत देना तो उसमें डाइवर्सिटी या जो भी काम उसे असाइनमेंट लेके आया यार, क्या सुन ले। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे एक बात बता, मिसाल के तौर पे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, उसको कोई जानता था? तो क्या इसने किया? नहीं, मैं उसमें क्या किया है मुझे बताएं ना, क्या इसने क्या उधर इनकलाब क्या लेकर आया? मैं अब 1 मिनट में तो नहीं आपको बता सकता। बात ये है
साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो उन्होंने आके कहा कि जो चांद देखने का मामला है वो साइंसी उसूलों पर करेंगे, हम साइंसी एतबार से कैलेंडर बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें की। तो ये है, लेकिन वो बसें लेकर आ रहे थे, जी एनर्जी वाली बसें लेकर आ रहे थे, एमओयू कर दिया, बाद में पता चला कि ये एमओयू करने के लिए अथोराइज ही नहीं था, वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। उमर बात ये तो सरकारें ऐसी चलती है ना। मैं जो एक बात कर रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, लेकिन उन तमाम प्रोग्रेसिव यार क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है? यानी कि हर तरफ आप फैशिज्म को सपोर्ट करते हैं, आप गालियां देते हैं, आते जाते को आप थप्पड़ मारते हैं, प्रोग्रेसिव क्या? प्रोग्रेसिव बात यह है कि जो बातें गलत है ना, किसी बंदे की वो गलत है, इस पे कोई इनकार नहीं। ये कौन सी प्रोग्रेसिव होगी? यार सुन तो लेना, मेरी यार सुन ले। चलें यार, मेरे हले निशा जी देखें ना, आप अपनी मर्जी की सुना, आप कहते हैं मैं उसको ठीक है, जल्दी सुनाओ यार, इतना टाइम ले। तो मैं नहीं देखा, जल्दी कोई नहीं है ना, जल्दी कोई नहीं है। बात यह है, आपकी बात मैंने पूरी आराम से सुनी है। इशू ये है कि आप ये चाहते हैं कि मैं फवाद चौधरी को बुरा भला कहता रहूं, ये नहीं हो सकता ना। नहीं, जो किसी की अच्छाई है वो बयान करें। पता है कि आप बैलेंस कर रहे हैं, आप करें ना। नहीं, बैलेंस की बात नहीं उमर, बात ये है कि यकतरफा ट्रैफिक नहीं चलनी, जो किसी की अच्छाई है वो बयान करनी चाहिए। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं कि फवाद जो पहली दफा वजीर इत्तलात बना था, उसकी लैंग्वेज और उसका अंदाज को छोड़ था। जब दूसरी दफा वजीर इत्तलात बना तो वो एक सोबर वजीर इत्तलात के तौर पर था। आप देख लें, दूसरी दफा जितना भी जो जिसे कहते हैं ना, वो अटैक डॉग का काम कौन करता था? वो उसने रखा हुआ था उसको, ये शहबाज, क्या नाम है, शहबाज गिल अटैक डॉग था। तो भाई अभी तो आज इलेक्शन कमीशन में वो माना है कि मैं अटैक डॉग था, उसने यही माना है ना कि भाई मुझे जो कहते थे मैं कर देता था। वो माजी में करता रहा। अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव चीजें होगी, तो अब जो है आगे चलते हैं। ये पॉजिटिव नहीं होगी ना, पॉजिटिव देखें, उसकी जो प्रोग्रेसिव सोच है आप उसे इनकार नहीं कर सकते। फवाद चौधरी वो था जो कैबिनेट के अंदर 3 बंदे थे जो इमरान खान को चैलेंज करते होते थे, 3 बंदे जो इमरान खान से डिफरेंट बात करते होते थे। एक श्री मजारी थी, दूसरा ब्रिगेडियर एजाज शाह था, और तीसरा था फवाद चौधरी। इन 3 बंदों के अलावा मुझे बता दें कौन था पूरी कैबिनेट में इमरान खान को चैलेंज करने वाला? कोई भी नहीं था। सिर्फ ये 3 बंदे थे जो इमरान खान से डिफरेंट बात भी करते थे। जो गलत बात है वो भी है, जो किसी की सही बात है वो भी है। अगली बात उसके ऊपर चले ठीक है, अगली बात आप सुनाएं। अच्छा, अगली बात यह है चीमा साहब कि हमारे यहाँ हर साल बजट आता है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा मुलाजम भी है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड PTCL में G8 मरकज़ में की पंच ऑपरेटर के तौर पर मोहम्मद वकास नाम का ये शख्स है, वो काम कर रहा है, जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से सिर्फ एक तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है, और वो तनख्वाह चीमा साहब है 14,100 रुपये। और आज भी एज़ पर टुडे जो कम से कम तनख्वाह जो है ना, वो प्राइवेट शोबे के भी और गवर्नमेंट की भी वो 35,000 नहीं होगी, शायद 35,000 होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो 35,000 रुपये है। तो आज भी वो बंदा जो है 14,100 रुपये के ऊपर काम कर रहा है। शायद किसी अफसर का PS है कि पंच ऑपरेटर है, डेली वेजेस है, और जो डेली वेजर हैं जिन्हें योमिया की बुनियाद पर तनख्वाह दी जाती है, उन लोगों का हाल ये होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। NARC से उसने मुकदमा भी जीता हुआ है, मगर अभी तक कोई जो सुनवाई नहीं हुई। आई बिलीव कि PTCL के जो लोग हैं, जब से इसकी तनख्वाह कम है, उसके एरियर्स भी उनको चाहिए कि वो दें, और ये मसला भी हल होना चाहिए। अच्छा एजाज़, इससे मुझे एक याद आ गया कि हमारे एक दोस्त हैं, यानी दोस्त तो है नहीं है, मेरे दिल में उनका एहतराम बहुत ज़्यादा, नईम सादिक साहब हैं। वो कराची में होते हैं और वो ना राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी मालूमात तक रसाई का कानून जो है। तो वो इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, और वो उन्होंने कोई अपने घर के बाहर स्वीपर्स हैं, उनको पूछा, वो उधर कहीं DHA में रहते हैं, तो उनको पूछा कि आपको कितनी तनख्वाह देते हैं। ये आज से 2 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा जी 18,000। उस टाइम मेरे ख्याल 25,000 थी या 20,000 थी, कोई इस तरह का मामला था। उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन दी उधर कैंटोनमेंट को कि भाई आपने जिसको ठेका दिया हुआ है सफाई का, उसके साथ क्या तय हुआ है कि जो आगे बंदे रखेगा उनको कितनी तनख्वाह होगी। उन्होंने कहा जी कि कम अज़ कम जो है ना, जो एक मिनिमम वेज लीगली जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उससे कम नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो कम दे रहे हैं, तो वो उनको जो मिनिमम वेज है वो मिलना शुरू होगी। मेरे ख्याल 20,000 थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई रुको ही थे, इनको 2 साल से ये बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनको बैक डेट से इनके बकाया जात भी दें मिनिमम वेज के हिसाब से। फिर वजाज वो एक कैंट से शुरू हुए, DHA से शुरू हुए, फिर उन्होंने पाकिस्तान में ओवरऑल 45 कैंट है,
उधर राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशनें डाल के उन्होंने हर जगह पर जो ये स्वीपर्स हैं उनके लिए वो लीगल मिनिमम वेज को इंश्योर कराया। वो अब जिधर भी जाते हैं ना वो स्वीपर्स को पूछ रहे होते हैं कि की बने हुए थोड़े नाल, या कई दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनको। वो एक दिन एयरपोर्ट पे थे तो उधर पूछा स्वीपर्स को कि भाई कितनी दे रहे हैं, उधर भी कोई मिनिमम वेज कम थी। उन्होंने कोई सिविल एविएशन को दरखास्त दी तो कि भाई ज़रा बताएं। उन्होंने बताया जी कि हमारा तो ये एग्रीमेंट है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत इन्फॉर्मेशन आती है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो सरकारी जवाब होता है, सरकारी तौर पर, यानी कि स्टेटेड पोजीशन होती है। हाँ, यानी कि आप उसको अदालत में यानी कि एज एविडेंस पेश कर सकते हैं। तो खैर सिविल एविएशन को जब पता चला कि इधर भी मिनिमम वेज नहीं मिल रही, उन्होंने वो कंट्रैक्टर जो है उसका कंट्रैक्ट कैंसिल किया और उन्होंने उस टाइम जब 20,000 थी तो उन्होंने 25,000 रुपया देना शुरू कर दी। तो ये इस तरह का ये वैसे जो आपने बात बताई ये इंतहाई जुल्म की बात है। और मैं तो जो उसका जिसका वो की पंच ऑपरेटर है जिस अफसर का, मुझे आफरीन है उस पर भी कि उसको कोई ख्याल नहीं आया कि यार मेरे सामने एक बंदा इतना एक जुल्म बर्दाश्त कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और मुख्तलिफ जगहों पे लोग ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि उनको शर्म भी आनी चाहिए और इर्द गिर्द लोगों को आवाज़ भी उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, अपना कमेंट्स वगैरह देते रहिएगा। पता चल रहा होता है, आप बताते हैं कि प्रोग्राम लंबा हो रहा है आज, इसीलिए मैंने दरमियान में कोई 1-2 दफ़ा इंटरप्ट किया एजाज़ को। तो उसको मेरी नीयत का नहीं आइडिया था कि नीयत मेरी अच्छी थी। तो बाकी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो हमारे साथ। इंटरप्शन की वजह से जो फरख चौधरी के बारे में मैंने कुछ बातें करनी थी वो रह गई। अच्छा, अभी रह गई हैं। तो अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो talkshock777@gmail.com पे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।